नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजयपथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जो सीजी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है वो 14 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए हम आपकी तैयारी में आपके साथ हैं और उसी से रिलेटेड हम आपके लिए एमसीक्यू कॉन्टिन्यूस बेसिस पर ला रहे हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वही सीजी कांस्टेबल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है। और इसके अलावा जो भी इसके बाद के पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि आज इस सेशन के अंतर्गत कवर करें। इसके साथ ही साथ अगर एमसीक्यू से रिलेटेड आंसर्स में हम कोशिश करते हैं कि हम एक्यूरेट से एक्यूरेट आंसर आपको प्रोवाइड करवाएं, लेकिन अगर कोई ह्यूमन एरर के कारण या कोई टेक्निकल एरर के कारण कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसे कमेंट सेक्शन में पिंड कर देंगे। तो फैक्ट से रिलेटेड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक्यूरेट फैक्ट जो है वो प्रोवाइड करवाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो संस्था है वो राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रही है, जो 11 तारीख से 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। इसके ये पूरे टेस्ट जो होंगे वो 6 तारीख तक रहेंगे, है ना। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा और इसकी जो फीस है वो केवल 100 रुपए है फॉर द ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड 50 रुपए है फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या नीचे लिंक पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ठीक, एक और अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जैसे देखेंगे तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि संविधान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं आपको कवर करवा दूं। ठीक है, संविधान के अभी 2-3 और एमसीक्यूज आएंगे जो और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन में देखिए, 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 10 माह 5 दिन या 2 वर्ष 7 माह 18 दिन। तो जो भारत का संविधान है वो कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? 21118 से याद रख सकते हैं। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन से आप याद रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, संविधान है वो क्या है? विश्व में सबसे लंबा है। ठीक है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे लंबा समय भी लगा है और सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे भारत का है। ठीक हो गया ये वाला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी या व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेड? तो संविधान सभा बनाया गया था, उसकी मीटिंग देखिए 9 दिसंबर को हुई थी क्या, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? तो आपको ये पता होगा कि पहली जो मीटिंग है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अलावा एक और चीज हमको याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव या इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये जो है वो लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तावना का रूप ले लेता है या प्रियम्बल का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, 13 दिसंबर 1946। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? मतलब ये जो शब्द है सोशलिस्ट और सेक्युलर, वो कौन से अमेंडमेंट्स के अंतर्गत प्रियम्बल में जोड़े गए? तो 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 24वां संशोधन या जो है वो 52 संशोधन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया। तो कौन सा इसका आंसर है? तो इसका आंसर होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये 3 शब्द जोड़े गए। इसके साथ ही साथ एक और शब्द जोड़ा गया था, अखंडता। अखंडता या इसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इंटेग्रिटी।
है ना। तो इंटीग्रिटी भी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में जोड़ा गया था, और प्रस्तावना में केवल एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, जो 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, इससे पहले और अभी तक एक बार भी संविधान में या प्रियम्बल में संशोधन नहीं हुआ है। और इस संशोधन के अंतर्गत ये 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया? हु साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो इसमें हम कंफ्यूज्ड होते हैं जनरली, और हम जनरली बी आर अम्बेडकर जी को मार्क कर देते हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि संविधान में जो सिग्नेचर है वो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्यों? क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष थे, और कहीं ना कहीं भारत के पहले जो है वो राष्ट्रपति के रूप में भी यही व्यक्ति आए थे। इसीलिए संविधान में सिग्नेचर जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ये हमको याद रखना है। ठीक, इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा में क्या बोल रहा है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से मूल अधिकार की अवधारणा लेता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो ऑप्शन देखिए, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या रूस। तो जो फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका का एक क्या होता है, बिल ऑफ राइट्स, ये कहा जाता है, वहां पर बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, वहां से ये मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट लिया गया है। ठीक, आगे बढ़िए, छठवा, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कही? हु कॉल्ड द आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन में देखिए, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय जो है वो कहा था। तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32 क्या कहता है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए ये प्रोवाइड करवाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संविधानिक उपाय या उपचार, है ना, संविधानिक उपचारों का अधिकार, संविधानिक उपचारों का अधिकार प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रोवाइड करवाता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने इसे भारत के संविधान का की आत्मा एवं हृदय कहा है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, और ये भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट ही है या मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही ये आता है। ठीक, आगे बढ़िए, सातवां क्वेश्चन, संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट जनरली लोग इसमें गलती करते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, समानता का अधिकार, या इसको हम क्या कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी, है ना, ये हमको पता है, हमने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ा है। इसके बाद 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसको हम बोलेंगे। उसके बाद में 23 और जो 24 है ना, वो क्या बताता है? शोषण के विरुद्ध, है ना, विरुद्ध अधिकार बताता है, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बताता है ये। उसके बाद में आपका 25 से लेकर के 28 तक जो है वो क्या बताता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, मतलब कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में ये बताता है 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। उसके बाद में जो 29 और 30 है वो क्या बताता है आपको? 29 और 30 बताता है आपका सांस्कृतिक, है ना, एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार मतलब कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक, ये हमको याद रखना है। इसके साथ कितना हुआ? 1 2 3 4 5, और उसके बाद में आर्टिकल जो 32 है ना, अनुच्छेद जो 32 है, अभी हमने इससे पहले वाले में देखा था कि ये क्या बताता है? संविधानिक उपचार के अधिकार के बारे में ये बात करता है, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक, रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, फिर 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आपको अधिकार देखने को मिलता है, और जो 32 है वो संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात करता है। अच्छा, आपने अगर ये देखा होगा तो ये कॉन्टिन्यूसली है, लेकिन यहाँ पर जो अनुच्छेद 31 है वो जो है वो मिसिंग है, अनुच्छेद 31 मिसिंग है। इसको याद रखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसी सेशन के अंतर्गत इस अनुच्छेद 31 के बारे में मैं बात करूंगी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इतना अधिकार जो है वो अभी हमारे यहाँ पर मूलतः मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, संपत्ति का अधिकार कब मौलिक अधिकार से हटाया गया? मतलब व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 44वें संशोधन, 52 संशोधन के अंतर्गत, या 61वें संशोधन के अंतर्गत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत, जो कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अच्छा, मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बोला कि 31 जो अनुच्छेद है वो हमको याद रखना है। तो देखिए, जो पहले ना अनुच्छेद 31 था वो क्या बताता था? राइट टू प्रॉपर्टी बताता था। क्या बताता था? राइट टू प्रॉपर्टी बताता था, या संपत्ति का अधिकार बताता था, है ना, संपत्ति का अधिकार बताता था, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार यहाँ पर बताता था। लेकिन अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट में से। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटाया गया। और अब क्या है ये? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? आपका 301, ठीक है, 301 आर्टिकल के अंतर्गत, सॉरी 300A, है ना, 300A। तो ये 300A के अंतर्गत यहाँ पर आपको ये जो देखने को मिलता है राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है। और अभी आज के समय में ये क्या राइट है? एक लीगल राइट है, ठीक है, लीगल राइट के अंतर्गत ये आता है 300A, हमको ये याद रखना है, ठीक है।
वैधानिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। 9वें क्वेश्चन को देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? अभी मैंने डिटेल में आपको पूरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 29? तो अभी हमने देखा है कुछ समय पहले, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 से 28 तक आपको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 21 क्या है तुम्हारा? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको देखने को मिलता है, मतलब कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या पर्सनल डिग्निटी। ठीक, इसके बारे में ये आर्टिकल 21 बात करता है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल जो ये है ये आपका समानता की बात करता है, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, या आपको देखने को मिलेगा राइट टू इक्वालिटी। ठीक, राइट टू इक्वालिटी, दो तरीके के इक्वालिटी की हम इसके अंतर्गत बात करते हैं जब हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है आर्टिकल 29 के अंतर्गत कि एनी सिटीजन कैन प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज हो गया आपका, उनके लैंग्वेज को, उनके लिटरेचर को और उनकी संस्कृति या उनके कल्चर को वो क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कल्चर कैन बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखेंगे तो किसी भी वर्ग के नागरिक अपनी विशिष्ट, है ना, विशिष्ट भाषा, है ना, भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है किसी भी वर्ग के नागरिक, मतलब एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर स्पेसिफिकली माइनॉरिटी की या अल्पसंख्यकों की बात नहीं करी गई है। यहाँ पर बोला गया है किसी भी वर्ग के नागरिक जो हैं वो अपनी विशिष्ट भाषा या स्पेशल लैंग्वेज को, स्पेशल लिटरेचर को या अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने में पूरी तरीके से जो है वो उनको उनका अधिकार जो है वो प्राप्त है। ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत कहा गया है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? बहुत इजी है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 32, ये हमने पढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 14 से 18 जो समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 से 22 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 23 से 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। अच्छा, जो अनुच्छेद 23 है वो किसके बारे में बात करता है? वो मानव तस्करी के बारे में बात करता है। ठीक है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में ये बात करता है अनुच्छेद 23। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 24 किसके बारे में बात करता है? याद रखिएगा, बाल श्रम के बारे में बात करता है या चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते हैं। और अनुच्छेद 32 अभी हमने देखा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि राजनीति के निर्देशक है ना तत्व किस भाषा या किस भाग में आपको देखने को मिलते हैं? इन विच पार्ट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन। तो कौन से भाग में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? तो भाग 3 में है क्या, भाग 4, भाग 5 या भाग 9? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाग 4। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है, जो कहां से कहां तक है आपका? अनुच्छेद
अनुच्छेद 36 से लेकर के आपको 51 तक देखने को मिलेगा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 में आपको देखने को मिलेगा। भाग 3 जो है वो क्या है आपका, मौलिक अधिकार है ना। मौलिक अधिकार का मतलब फंडामेंटल राइट, जो 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। भाग 5 आपको क्या है, संघ सरकार के बारे में बात करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की ये क्या करता है, बात करता है। इसके साथ ही साथ में जो भाग 9 है वो किसके बारे में बात करता है, पंचायत के बारे में बात करता है। इसके बाद देखिए जो भाग 9 का क है या भाग 9A है, जो उसके बारे में किसके बारे में बात करता है, भाग 9 का क कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, नहीं कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, किसके बारे में बात करता है आपका, नगर निकायों के बारे में बात करता है, या इसको हम क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल कोऑपरेशंस। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में 9 का क बात करता है। इसके बाद में भाग 9 का ब या बी जो है वो किसके बारे में बात करता है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है, या जिसको हम क्या कहते हैं, सहायक समितियां। ठीक, सहायक समितियां भी हम कहते हैं। तो देख लीजिए, भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है या डीपीएसपी के बारे में, भाग 5 संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है, और भाग 9 जो है वो पंचायत की बात करता है। भाग 9 का ए जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मत लिख लीजिए, केवल म्यूनिसिपैलिटी लिखिए। ठीक है, नगरीय निकायों के बारे में बात करता है। भाग 9 का जो बी है या 9 का जो ब है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में या सहायक समितियों के बारे में बात करता है। ये हमको याद रखना है। ठीक, अच्छा, ये पंचायत जो है इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है ये भी पूछता है। तो 243 से लेकर के 243O तक आपको यहाँ से अनुच्छेद आपको देखने को मिलता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा 12वें क्वेश्चन में देखिए, डीपीएसपी का कौन सा प्रावधान समान नागरिक संहिता से संबंधित है, मतलब विच प्रोविजन ऑफ द डीपीएसपी इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ऑप्शन में देख लीजिए, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 48। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता जो है वो किससे डील करती है, आपका अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है वो समान नागरिक संहिता की बात जो है वो करी गई है। तो जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करते हैं तो 3 तरीके के सिद्धांत जो है हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो है वो कौन सा है आपका, समाजवादी सिद्धांत या सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, है ना। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड कुछ यहाँ पर सिद्धांत की बात करी गई है। दूसरा आपको गांधीवादी सिद्धांत या गांधीयन प्रिंसिपल्स की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत का मतलब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये 3 तरीके के प्रिंसिपल्स हैं जिससे कहीं ना कहीं डीपीएसपी प्रभावित है, और अलग अलग अनुच्छेद में इन सभी सिद्धांतों की बात करी गई है। और ये जो अनुच्छेद 44 है या ये जो समान नागरिक संहिता का जो अधिकार है या समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है वो कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है, तो उदार बौद्धिक सिद्धांत से ये रिलेटेड है या इसी का ही ये अंग है। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे देख लीजिए, डीपीएसपी में समाजवादी सिद्धांत किस देश से लाया गया है, मतलब कि फ्रॉम विच कंट्री वर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स इन डीपीएसपी बोरोड। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें 3 तरीके के सिद्धांतों की बात करी गई है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, सोशलिस्ट, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो इसमें पूछा है कि समाजवादी सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए,
आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका या जर्मनी। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि जो पूरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो आयरलैंड का खुद का ये कॉन्सेप्ट था वो उसने किससे बोरो किया था, तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, स्पेन के संविधान से इन्होंने आयरलैंड के राज्य नीति निर्देशक तत्व इन्होंने बोरो किए थे इनसे, और इनसे हमने बोरो किए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। सबसे पहले स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, उससे किसने लिया, आयरलैंड ने लिया, और आयरलैंड से फिर हमने लिया अपने संविधान में। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है। 14 क्वेश्चन देख लीजिए। 14 क्वेश्चन, डीपीएसपी का प्रवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है, या बाय हुम कैन डीपीएसपी बी इन्फोर्स, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कौन इन्फोर्स कर सकता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है क्या, संसद कर सकता है क्या, राष्ट्रपति, या कोई प्रत्यक्ष प्रवर्तक नहीं है, प्रवर्तन नहीं है, नो डायरेक्ट इन्फोर्समेंट। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि जो डीपीएसपी है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोई प्रत्यक्ष प्रवर्तन नहीं है। यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट इन्फोर्समेंट का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। नॉन जस्टिसेबल है मतलब गैर न्याय संगत है ये, है ना, गैर न्याय संगत है। यहाँ पर आप न्याय के लिए जो है वो कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, जस्टिसेबल है ना। तो हम अगर हमारा मौलिक अधिकार जो है उसका हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई प्रत्यक्ष प्रवर्तन नहीं है या नो डायरेक्ट इन्फोर्समेंट। ठीक, ये हमको याद रखना है। 15वां देख लीजिए, 15, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित डीपीएसपी का अनुच्छेद कौन सा है, या विच आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो देख लीजिए, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 50। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 48 का ए। तो जो 48A है वो क्या बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बताता है या पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। और ये जो पर्यावरण संरक्षण है ये भी कहीं ना कहीं उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उदार बौद्धिक सिद्धांत या लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ये आता है। आपको याद रखना है 48A किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से या पर्यावरण संरक्षण से। और ये कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल या उदार बौद्धिक सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, या विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंशियल रूल। तो देख लीजिए, अनुच्छेद 350, 356, 370 या 352। तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल बोल रहा है या राष्ट्रपति शासन बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 356। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा सकता है। यहाँ पर देखिएगा जो अनुच्छेद 352 है, ठीक है, ये क्या बताता है, राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के बारे में अनुच्छेद 352 बताता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 356 जो है वो क्या बताता है, आपका राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंशियल रूल की बात करता है। और उसके बाद आपका ये जो अनुच्छेद 370 है, ठीक है, नहीं सॉरी 360 है ना, अनुच्छेद 360 जो है वो क्या बताता है, वित्तीय
आपातकाल की बात करता है, आपातकाल की बात करता है, वित्तीय आपातकाल या इसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कहते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है। 352 आपको राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंशियल रूल की बात करता है, और 360 वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। और ये तीनों आर्टिकल्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक। इसके बाद देख लीजिए 17 अधिकार पत्र या बिल ऑफ राइट का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, ये मैंने आपको अभी इसी सेशन में बताया है। द आइडिया ऑफ बिल ऑफ राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा अमेरिका। तो बिल ऑफ राइट्स जो है वो, उसका कंसेप्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक। इसके बाद देख लीजिए 18 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, सार्वजनिक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, या पब्लिक सर्विस कमीशन आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 9 में है क्या, पार्ट 14, पार्ट 12 या पार्ट 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट 14 में आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में यहाँ पर दिखाई देता है। तो पार्ट 9 जो है वो, पार्ट 9 किससे डील करता है, पंचायत से डील करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। जो पार्ट 12 है वो आपका किससे डील करता है, आपका फाइनेंस, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यूट्स, ठीक है। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स से डील करता है। और आपका भाग 13 जो है वो किससे डील करता है, आपका ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, है ना, विदिन आवर कंट्री, ठीक, ठीक है। तो जो भाग 12 है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, मतलब कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद से इसका तात्पर्य है, ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। तो आपका आ जाएगा व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का अधिकार, है ना, समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बारे में ये बात करता है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता की ये बात करता है। ये कौन से भाग के अंतर्गत है, भाग 13 के अंतर्गत है, और भाग 12 के अंतर्गत आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद है। इसका जो आंसर है ये पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये आपका आ जाएगा भाग 14। तो आपको बाकी चीजों को भी याद करते चलना है, ठीक। आगे देख लीजिए, अब 19th क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कि भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग को कौन अपॉइंट करता है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ये जो कैग है ना, तो कैग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 148 148 जो आर्टिकल है हमारा, उसके अंतर्गत जो है वो कैग रहता है। कैग को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है। कितने साल के लिए रहता है, ये 6 इयर्स के लिए रहता है, और अप टू 65 इयर्स, जब तक उसकी एज जो है वो 65 साल ना हो जाए, या तो 6 ईयर, दोनों में से कोई सा भी हम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 6 साल के लिए जो कैग है वो अपनी पद को जो है वो संभालता है। इसके साथ ही साथ में ये पूरी तरीके से फाइनेंशियल अथॉरिटी रहती है, या वित्तीय जो है वो अधिकार इसको प्राप्त है, केंद्र में भी और राज्य में भी, ठीक है। तो वित्तीय कंट्रोल जो होता है, ये फाइनेंशियल कंट्रोल जो है सेंट्रल का और स्टेट का दोनों जो है इस व्यक्ति के पास में रहता है, या महालेखा परीक्षक के पास में रहता है। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 148 जो कैग से डील करता है, जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है।
इसके बाद देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 वर्ष। ठीक है, तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम कितना एज का होना चाहिए, 30 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, कम से कम आप 25 से नीचे ना रहो, 25 साल के आप ऊपर ही रहो या 25 के रहो, तभी आपको लोकसभा में एज अ मेंबर जो है वो चुना जाएगा, अदरवाइज नहीं चुना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज टोटल कितने क्वेश्चंस देखे, 20 क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको आज हिंदी और इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी शब्दों में आपको प्रॉब्लम होती है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा पूरा प्रयास है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों को अपने क्वेश्चंस के माध्यम से सेटिस्फाई कर सके। अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके 20 में से कितने मार्क्स आए आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।